जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज की दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, नेपाली सेना कभी भी पलट सकती है। नेपाल में खेल राजा के साथ हो गया समझौता, बताएंगे सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जहां बड़े नेताओं को किया जा सकता है सेना के द्वारा नजरबंद, दोस्तों किया जा सकता है हाउस अरेस्ट। बताएंगे कैसे नेपाल में प्रदर्शनकारी दो गुटों में बढ़ चुके हैं, जहां पर कोई कह रहा है कि सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो जला देंगे नेपाल का आर्मी हेडक्वार्टर। तो वही नेपाल में आधी रात दोस्तों राजकुमारी की पोस्ट ने खलबली मचा दी। नेपाल की शाही खानदान की राजकुमारी यानी राजा ज्ञानेंद्र की पोती ने ऐसा एक पोस्ट कर दिया जिसने काठमांडू में खलबली मचा दी। तो उधर जैनजीज प्रदर्शनकारियों से मिले राजा ज्ञानेंद्र, दोस्तों बताएंगे कैसे नेपाल में चल रहा है अलग ही खेला। तो उधर बीती रात संविधान का नाम लेकर जैनजीज लड़ाकों के साथ अब ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं नेपाल के राष्ट्रपति, दोस्तों वहीं पर जैनजीज ने तगड़ा चेतावनी दे दिया है नेपाली राष्ट्रपति को। कह दिया प्रधानमंत्री ओली ने तो इस्तीफा दे ही दिया, अब राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। तो बताएंगे दोस्तों नेपाल से अभी की तड़कती भड़कती सबसे बड़ी खबरें, क्या नेपाल में राजशाही फिर से एक बार लौटेगी या फिर बनेगी सुशीला कार्की की सरकार, क्योंकि जैनजीज नहीं कर रहे हैं नेपाल के संविधान का समर्थन। इसी बीच दोस्तों भारत हुआ मुस्तैद, भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के 60,000 जवान पहुंचे। जी हां, नेपाल के जेल से 15,000 से भी ज्यादा कैदी के भागने के बाद सुरक्षा बलों ने उठाया सबसे बड़ा कदम। दोस्तों 60 नेपाली कैदियों को एसएसबी ने पकड़ा। तो वही सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर जिसका हर किसी को था इंतजार, खास करके विपक्षी जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर दौरे को लेकर घेर रहे थे, दोस्तों अब अपने आलोचकों को तगड़ा जवाब देने वाले हैं पीएम मोदी जी। पहली बार जाएंगे मणिपुर। जी हां, सेना हाई अलर्ट पर दोस्तों, साथ ही साथ क्वाड मीटिंग के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, दोस्तों बताएंगे। भारत के लिए नामित राजदूत ने बयान देकर सबको चौंका दिया, दोस्तों तो वहीं बताएंगे कब से मदर डेयरी और अमूल दूध होगा सस्ता, लेकिन सोने के रेट ने लगाई छलांग। कब होंगे सोने के दाम कम या ऐसे ही लगातार रहेगा छलांग। सारी जानकारियां दोस्तों आपको हम एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि जैसा विपक्षी कहते हैं कि जैसा नेपाल में हुआ है वैसा भारत में भी हो सकता है, ऐसे नेताओं को देशद्रोही घोषित कर दिया जाना चाहिए। और भारत का संविधान इतना मजबूत है कि भारत में तो ऐसा नहीं होने वाला। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं नेपाल से सबसे बड़ी खबर की, जहां नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। राष्ट्रपति और सेना की तरफ से लोगों से शांति बरतने की अपील की गई। बड़ी मात्रा में सेना को सड़कों पर उतार दिया गया। इसका असर भी दिखाई दिया। 11 सितंबर को प्रदर्शन कुछ हद तक शांत तो रहा, लेकिन अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर घमासान शुरू हो गया। बताया गया कि दो गुट आपस में ही भिड़ गए, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लेकिन इस बीच शाम होते होते दोस्तों नेपाल में खेल पलटता दिखाई दिया। नेपाल नरेश राजा ज्ञानेंद्र लोगों से मिलने घर से बाहर निकल गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करनी शुरू कर दी और शांत रहने की अपील कर दी। हालांकि दोस्तों बड़ी खबर यह है कि सेना राजा के साथ मिलकर कुछ बड़ा फैसला कर सकती है और पूरा खेल पलट सकती है। दोस्तों आपको बता दें, यहाँ तक जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अगर ऐसा होता है तो बड़े बड़े नेपाली नेताओं को नजरबंद कर सकती है नेपाल की सेना। रिपोर्ट के मुताबिक काठमांडू सहित पूरे देश में नेपाली सेना ने अपनी गश्त कड़ी कर दी है। सेना के नियंत्रण में रहे सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को कल दोपहर से संपर्कहीन बना दिया गया है। सेना ने काठमांडू सहित पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी है। नेपाल प्रहरी के आईजीपी ने भी आने वाले समय में विशेष सतर्कता बरतने का संदेश दे दिया है। इधर नेपाल नरेश राजा ज्ञानेंद्र ने भी जैनजीज के नेताओं से मुलाकात करने के बाद राष्ट्र के नाम कड़ा संदेश दे दिया। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति के स्थान पर आज रात राजा की सेना आने वाली है, ऐसी चर्चा व्यापक रूप से फैल रही है। सेना अपने अधिपति को ही सर्वोच्च मानती है और संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सेना का सर्वोच्च प्रमुख माना जाता है।
तो वहीं दोस्तों शाही खानदान की राजकुमारी यानी राजा ज्ञानेंद्र की पोती ने एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद काठमांडू में खलबली मच गई। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए नेपाली लैंग्वेज में कुछ लिखा जिसका हिंदी अर्थ हम आपको बताते हैं। उसका हिंदी अर्थ है कि आज आधी रात तक कोई बड़ा फैसला आ सकता है, ऐसे में कयास लगाए जाने लगे कि राजशाही की भी मांग उठ सकती है। और खलबली मचले का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी रहा कि नेपाल के सेना प्रमुख जो कि चीन के दौरे पर जाने वाले थे, उन्होंने आनन फानन में चीन का दौरा भी रद्द कर दिया। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगडेल ने चीन का अपना दौरा रद्द कर दिया। वे 8 दिनों के लिए चीन के दौरे पर जाने वाले थे। इसमें शंघाई और ग्वांगजू में सैन्य कार्यक्रम शामिल था। ऐसे में माना यह जाने लगा कि राजशाही की मांग उठते ही सेना ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया दोस्तों कि नेपाल में ये प्रदर्शनकारी 2 गुटों में बढ़ चुके हैं, जहां पर दूसरा गुट ये कह रहा है कि किसी भी कीमत पर सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाओ, अगर उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो हम आर्मी का हेडक्वार्टर जला देंगे। उन्होंने कहा हमको चाहे राजशाही मत दो आप, लेकिन हमें ऐसा संविधान भी नहीं चाहिए, इसमें कुछ प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। जी हाँ, और सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। दोस्तों हम आपको पहले समझाते हैं आखिर नेपाल का संविधान क्या कहता है, क्यों इसके खिलाफ है प्रदर्शनकारी। दरअसल नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 में सरकार और प्रधानमंत्री के चयन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा में बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री को चुना जा सकता है। प्रतिनिधि सभा का चुनाव हर 5 साल में कराया जाएगा। नेपाल प्रतिनिधि सभा में कुल 275 सीटें हैं। अनुच्छेद 76 के कई उपखंड बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक उपखंड 3 में बहुमत न होने पर भी सरकार गठन के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। बहुदलीय व्यवस्था के तहत भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुनने का फैसला कर सकते हैं। चुने गए प्रधानमंत्री को 30 दिन में बहुमत साबित करना होगा। उपखंड 5 में कहा गया कि अगर सबसे बड़े दल के नेता भी अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा के किसी शख्स को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। आखिर में प्रधानमंत्री संसद को बहुमत न होने की स्थिति में ही भंग कर सकते हैं। संसद को सिर्फ बहुमत न होने की स्थिति में ही भंग करने की बात नेपाल के संविधान में लिखा है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो शख्स संसद भंग होने के वक्त में नेपाल के प्रधानमंत्री रहेंगे वही आम चुनाव होने तक केयर टेकर प्रधानमंत्री भी रहेंगे। यानी नेपाल के संविधान में अंतरिम सरकार के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। पेच कहां फंस रहा है दोस्तों वो हम आपको बताते हैं। नेपाल में वर्तमान में जो प्रतिनिधि सभा है उसमें कांग्रेस की बहुमत है। केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। ऐसे में अब अगर राष्ट्रपति संविधान से चलने की बात करते हैं तो उन्हें 2 काम करना होगा। पहला काम तो यह कि कांग्रेस पार्टी से सरकार चलाने के बारे में पूछना होगा। अगर दोस्तों कांग्रेस सरकार चलाने को इच्छुक नहीं होती है तो किसी ऐसे शख्स को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा जो बहुमत साबित कर दे। वहीं अगर सभी पार्टियां एक सुर में चुनाव में जाने की बात करती हैं, यानी सब मिलकर कह दिया कि नहीं हमें कुछ नहीं करना आप दोबारा से चुनाव करवाओ, तो प्रतिनिधि सभा के ही किसी एक शख्स को केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में जनरेशन जेड को लेकर जो मांग चल रही है, अब उनकी मांग कैसे पूरी हो सकती है। वर्तमान में जनरेशन जेड ने जिन नामों को आगे किया है उनमें से कोई भी प्रतिनिधि सभा का सदस्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति अगर किसी को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं तो वो संविधान के अनुच्छेद 76 का उल्लंघन माना जाएगा, खुला उल्लंघन माना जाएगा। और दोस्तों यही वजह है कि राष्ट्रपति ने विवाद के बीच एक पत्र जारी किया है। दोस्तों उस पत्र को जारी करके संविधान के भीतर ही विकल्प ढूंढने की बात कही है। लेकिन वहीं जनरेशन जेड के आंदोलनकारी रक्षा बम का कहना है कि राष्ट्रपति संविधान के नाम पर हमें उलझा रहे हैं। संविधान को सभी लोग मानते हैं लेकिन आगे का चुनाव इन्हें नागरिक सरकार के अधीन ही कराना होगा, नहीं तो राष्ट्रपति को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ये सोच रहे हैं कि संविधान के हिसाब से मैं किसको केयर टेकर प्रधानमंत्री बनाऊं, लेकिन जेनजीज जो राजशाही का समर्थन नहीं कर रहे वो कह रहे हैं कि हमारे बताए गए ही नेता यानी कि सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन संविधान के हिसाब से ऐसा संभव है ही नहीं, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 76 ऐसा नहीं कहता और सुशीला कार्नी प्रतिनिधि सभा की सदस्य नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। दोस्तों अब यही विवाद नेपाल को घेर रहा है। दोस्तों अब ऐसा भी हो सकता है कि जो गुट राजशाही का समर्थन कर रहे हैं उनके समर्थन में जा सकते हैं ये बाकी बचे हुए दूसरे गुट के प्रदर्शनकारी। वो भी कह सकते हैं जब संविधान हमारी बात नहीं मान रहा है तो फिर हम भी राजशाही का समर्थन करते हैं।
यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं नेपाल में फिर एक बार राजशाही की सरकार यानी राजतंत्र लागू हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल राजशाही की ओर दिखाई दे रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों? आशा करते हैं कि हमने आपको ये सारी कड़ियां बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की हैं और आप समझ भी गए होंगे कि कौन क्या चाहता है और संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति भी कहां पर फंसे हुए हैं कि वो भी डिसीजन नहीं ले पा रहे। और प्रदर्शनकारियों ने फिर एक बार बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है कि हम आर्मी हेडक्वार्टर को जला देंगे और राष्ट्रपति को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अब ऐसे में दोस्तों हालत बहुत ज्यादा खराब होने वाला है नेपाल में अगले 2 से 4 दिनों के भीतर। जी हाँ, बहुत कुछ नया देखने को मिल सकता है दोस्तों। आपकी इस पर जो भी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। या तो राजशाही लौटेगी नेपाल में या फिर सुशीला कारनी बनेंगी नेपाल की अंतरिम सरकार। लेकिन देखते हैं दोस्तों, अगर वो अंतरिम प्रधानमंत्री बनती है नेपाल की तो संविधान में कुछ ना कुछ अनुच्छेद में बदलाव करने पड़ेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। और ये बदलाव कैसे होता है ये देखने वाली बात रहेगी। अगर हम आपको अपनी पर्सनल राय बताएं दोस्तों तो सुशीला कार्की को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि नेपाल में आज रात यानी देर रात बैठक शुरू हुई जिसमें प्रधान सेनापति जनरल अशोक राज सिंहदेल के साथ ही पूर्व चीफ जस्टिस और संभावित प्रधानमंत्री सुशीला कार्की मौजूद रही। हालांकि दोस्तों इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, अब तक जानकारी नहीं आई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं सुशीला कार्की पर भी मंथन किया जा रहा है। दोस्तों आप लोग दोस्तों जरूर अपनी राय दीजिएगा कि नेपाल के लिए क्या बेहतर होगा, राजशाही या फिर सुशीला कार्की एज अंतरिम प्रधानमंत्री। देखते हैं भारतीयों की क्या है इस पर राय दोस्तों, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सामने लाइक का बटन है, जरूर दबा दीजिएगा। तो वही आपको बता दे सबसे बड़ी जानकारी। इधर भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के 60,000 जवान मुस्तैद। दोस्तों लगातार नेपाली कैदियों के भागकर भारत में घुसने के प्रयास के बीच भारत की मोदी सरकार ने उठाया बहुत बड़ा कदम। एसएसबी ने अब तक जेल तोड़कर भागे इन 60 कैदियों को पकड़ लिया है। बता दें नेपाल में भड़की हिंसा को देखते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम से लगते नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की 50 बटालियन के 60,000 जवान मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं, जो किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और नेपाल की तरफ से भारत आने वालों खास तौर से भारतीयों को हर संभव मदद भी दे रहे हैं। इस दौरान नेपाल की करीब 24 जेलों को तोड़कर 15,000 से अधिक कैदी भाग चुके हैं, जिनमें से कुछ कैदी भारत में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसबी ने अभी तक 60 ऐसे कैदियों को पकड़ा है, हालांकि इसमें से कुछ भारतीय भी हैं। सूत्रों का कहना है कि नेपाल की एजेंसियों की तरफ से भारत की एजेंसियों को ऐसा इनपुट साझा किया गया है कि जिनमें नेपाल की जेल तोड़कर भागे कैदियों में से कुछ नेपाली कैदी भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। नेपाली एजेंसियों ने कहा कि अगर भारतीय एजेंसियों को उनके देश की जेलों से भागा कोई कैदी मिलता है तो वो उसे पकड़कर इसकी सूचना हमको दे, ताकि उन्हें फिर से नेपाल की जेलों में डाला जा सके। एसएसबी के अधिकारी ने बताया कि मंगलवार से गुरुवार दोपहर तक नेपाल की जेलों से भागे 60 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। दोस्तों तो वहीं सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आपको बता दें, जहां पर मणिपुर में हिंसा के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा। कल देंगे 8500 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी सौगात, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल मणिपुर में 8500 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मई 2023 में कुकी और मेइती के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद राज्य की उनकी ये पहली यात्रा होगी। हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी चूरा चांदपुर के पीस ग्राउंड से 7300 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जहां कुकी बहुसंख्यक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी मेइती बहुल राज्य की राजधानी इम्फाल से 1200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की अटकलें थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी पड़ोसी राज्य मिजोरम की अपनी आधिकारिक यात्रा के साथ मणिपुर की यात्रा भी करेंगे, लेकिन सरकार या बीजेपी की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं थी। हालांकि गुरुवार की शाम को सरकार ने बड़ा बिलबोर्ड यानी होर्डिंग लगा दिया, जिसमें 13 सितंबर यानी कल को चूरा चांदपुर के पीस ग्राउंड और राज्य की राजधानी में कांगला किले में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। यह होर्डिंग इम्फाल के एक प्रमुख स्थान केशमपट जंक्शन पर लगाया गया है, जो बीजेपी के राज्य मुख्यालय के भी निकट है। राज्य में ऐसे और भी होर्डिंग लगाए जाने की उम्मीद है। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है। बीजेपी सांसद ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि मोदी जी लोगों की कठिनाइयों को
सुनेंगे, मणिपुर में पहले भी हिंसक झड़पों का इतिहास रहा है। हालांकि किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसे समय में राज्य का दौरा नहीं किया और लोगों की बातें नहीं सुनी। पीएम मोदी जी ऐसे कठिन समय में दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। एक वीडियो संदेश में ली जेम्बा ने सभी से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने और किसी भी प्रकार का बहिष्कार न करने का आग्रह किया। तो वहीं दोस्तों, जितनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा सकती थी, उतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस मणिपुर दौरे को लेकर। दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री वाकई में कल अपनी सफल मणिपुर का दौरा करके लौट आते हैं दोस्तों, तो आप ये समझ लीजिए कि उनके काफी विरोधियों को तगड़ा तमाचा लगने वाला है, जो लगातार ये कह रहे थे कि मोदी देश विदेश जाता है लेकिन मणिपुर नहीं जा रहा। ऐसे कह करके दोस्तों डिसरिस्पेक्ट के तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी को विपक्षी उनके आलोचक घेरने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में ये तगड़ा तमाचा होगा उन आलोचकों को। आप किस पर जो भी राय हो दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। पीएम मोदी जी के मणिपुर दौरे को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, सुनते ही बताना मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की प्रिय जनता। अगर आप भी उनके मणिपुर दौरे से खुश हैं तो इस वीडियो को जितना ज्यादा आज हो सके शेयर कर दीजिएगा। जहां पर भी आपका ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। लेकिन लास्ट में पहले आप इस खबर को देख लीजिए। अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर आज राम दरबार में हाजिरी लगाएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। मंदिर परिसर में शिव का जलाभिषेक करेंगे। बता दें, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आज अयोध्या में होंगे। इस दौरान वो परिवार समेत श्री राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन करेंगे। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं। इस मौके पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जाएंगे। विदेशी मेहमान के आगमन की तैयारियों में जिला प्रशासन जुट चुका है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उनके साथ परिवार के सदस्य, मॉरिशस के प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट पर पारंपरिक शैली के रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोक कलाकारों की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री सीधे राम मंदिर के लिए रवाना होंगे। प्रयागराज लखनऊ हाईवे से होते हुए करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करके प्रधानमंत्री का काफिला राम मंदिर पहुंचेगा। राम मंदिर में वो करीब 1.5 घंटे रुकेंगे। इस दौरान रामलला और राजा राम के दर्शन करने के साथ मंदिर निर्माण कार्यों का अवलोकन करेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में जटायु और अंगद टीले पर पहुंचकर शिव का जलाभिषेक भी करेंगे। यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। इसी बात पर दोस्तों आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। आपको बता दें, मॉरिशस को देगा अपना भारत $655 मिलियन की आर्थिक मदद। दोनों देशों के बीच 7 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत ने कल यानी गुरुवार को मॉरिशस के लिए $655 मिलियन से अधिक के विशेष आर्थिक पैकेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमी पैकेज की घोषणा की है। साथ ही कई अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करने के लिए 7 समझौतों यानी एमओयूज पर सिग्नेचर किए। दोनों देशों के गहरे रिश्ते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोनों देशों को न केवल साझेदार बल्कि एक परिवार करार दिया। मॉरिशस में भारत 500 बेड वाला अस्पताल भी बनाने वाला है दोस्तों। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित किया गया है। आज हमने ये निर्णय लिया है कि भारत मॉरिशस में आयुष उत्कृष्टता केंद्र, 500 बिस्तरों वाले सर शिव सागर राम गुलाम राष्ट्रीय यानी SSRN अस्पताल, पशु चिकित्सा विद्यालय और पशु चिकित्सालय के निर्माण में सहयोग देगा। दोस्तों नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 10 माओवादी ढेर मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी कमांडर भी गया मारा। दोस्तों छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 1 करोड़ के इनामी नक्सली समेत 10 को सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो ने मार गिराया है। मारे गए 10 में से 1 नक्सली पर 1 करोड़ का इनाम था और वो एक कुख्यात नक्सली था। इस कार्रवाई को सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो ने अंजाम दिया। ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ की पुलिस भी शामिल थी। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि विस्फोट बारूदी सुरंग हटाने के अभियान के दौरान एक आईईडी ब्लास्ट हुआ। आईईडी विस्फोट में 2 जवान घायल हो गए। इनमें से एक इंस्पेक्टर है। बम निरोधक दस्ते का एक जवान भी गंभीर रूप से घायल है। घायलों का दंतेवाड़ा अस्पताल में इलाज चल रहा है और बेहतर चिकित्सा के लिए उन्हें हवाई मार्ग से रायपुर लाया जाएगा। वाकई में बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है दोस्तों भारत को इन माओवादी को ढेर करके। जी हाँ, साथ ही साथ बता दें, भारत के लिए राजदूत नामित हुए। गोर ने कहा कि क्वाड के लिए ट्रंप के दौरे पर चर्चा जारी है। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत में अमेरिका के राजदूत के तौर पर नामित किए गए सर्जियो गोर गुरुवार को सीनेट की सुनवाई में शामिल हुए। दरअसल गोर की भारत में नियुक्ति पर मुहर तभी लगेगी जब संसद का उच्च सदन यानी सीनेट इसे मंजूरी देगा। इसी के चलते सर्जियो गोर ने सीनेट की विदेश मामलों की समिति के सामने सवालों के जवाब दिए। गोर ने कहा कि अमेरिका के लिए भारत कूटनीतिक साझेदार है और ये भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप क्वाड को जबरदस्त
जबरदस्त महत्व देते हैं और अगली बैठक के लिए उनके दौरे पर चर्चा जारी है। सर्जियो गौर ने सेनेट में सुनवाई के दौरान कहा कि अमेरिका के लिए भारत कूटनीतिक साझेदार है, भारत की राह ही भविष्य में क्षेत्र और उसके आगे की स्थितियों को आकार देगी। तो वहीं एक तरफ जहां सर्जियो गौर भारत की तारीफ कर रहे हैं दोस्तों, भारत के साथ संबंध अच्छे करने की लेकर कवायद कर रहे हैं, उसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के मंत्री ने फिर भारत को बड़ी धमकी दे दी। कह दिया रूसी तेल खरीदना बंद करे भारत। अमेरिका के शीर्ष अधिकारी हावर्ड लुटनिक के उच्च टैरिफ और संभावित व्यापार समझौते के बारे में सवाल किया तो उन्होंने अपने आक्रामक रवैये को बरकरार रखा। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भारत के लिए बेहतर यही होगा कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करे। हावर्ड लुटनिक ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि जब तक भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता तब तक टैरिफ और व्यापार समझौते पर कोई बातचीत नहीं होगी। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लुटनिक ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि हम भारत के साथ समस्या का समाधान निकाल लेंगे बशर्ते वे रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। इतना ही नहीं दोस्तों, पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने बड़ा बयान, बड़ा खुलासा कर दिया। कह दिया कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी को लड़वाने की कोशिश में थे पीटर नवारो। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जॉन बोल्टन ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो को लेकर बड़ा बयान दे दिया। बोल्टन ने कहा कि पीटर नवारो ने एक बार डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच लड़ाई कराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि यह महज एक साइड शो है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है, जबकि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता को लेकर असली बातचीत करने वाले बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सोशल मीडिया पर दी जा रही धमकियों और इस शोर शराबे से दूर रह सकता है और बस अपने काम पर ध्यान देकर देख सकता है कि भारत अमेरिका के बीच कोई समझौता होना मुमकिन है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को एकजुट होने की जरूरत है। कतर पर हमले के बाद शहबाज शरीफ पहुंचे दोहा। कह दिया कि पाकिस्तान का कतर को पूर्ण समर्थन है। जी हां, दोहा में इजराइल हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। शहबाज शरीफ को कतर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया। शहबाज ने अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बैठक की। बैठक में कतर के प्रति पाकिस्तान के समर्थन और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने को उसकी सहयोग की पुष्टि की। शहबाज शरीफ ने इजराइल हमले में हताहतों के लिए अपनी संवेदना व्यक्त की। तो वहीं नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल खामोश नहीं बैठेगा, हमने कतर में वही किया जो अमेरिका ने 9/11 के बाद किया था। बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर किए गए हालिया सैन्य हमले का बचाव किया। नेतन्याहू ने इसकी तुलना 9/11 के हमलों के बाद की गई अमेरिकी कार्रवाई से कर दी। इसके साथ ही नेतन्याहू ने कतर को फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के नेताओं को अपने देश में पनाह देना जारी रखने के खिलाफ चेतावनी दी। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है बताना मत भूलिएगा। जो इजराइल ने किया इस पर राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वहीं बता दें, जीएसटी कटौती का फायदा आम आदमी को मिलने जा रहा है। 22 तारीख से मदर डेयरी और अमूल का दूध सस्ता होने जा रहा है। हालांकि अमूल के पैकेट वाले दूध की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। खास दूध यानी HUD की कीमत ही कम होगी। दरअसल सरकार ने दूध पर लगने वाले 5% जीएसटी घटाकर 0 कर दिया है। ये नए नियम 22 सितंबर से लागू होंगे। ऐसे में दूध कंपनियां 0 जीएसटी का फायदा ग्राहकों को देने जा रही है। मदर डेयरी के दूध के दाम में 3 से 4 रुपए प्रति लीटर की कमी आ सकती है। वहीं अमूल UHT बोले तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध सस्ता हो सकता है। मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध भी 65 से 66 रुपए तक मिल सकता है। हालांकि अमूल के पैकेट वाले दूध की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा। जी हाँ, बाकी कितना सस्ता कौन सा मदर डेयरी का दूध मिलने वाला है दोस्तों हमने स्क्रीन पर दिखा दिया, आप देख ही पा रहे होंगे। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की कीमतों में 100 रुपए की और बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे इसका भाव नया रिकॉर्ड बनाते हुए 1,13,100 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 99.5% शुद्ध सोना भी 100 रुपए की बढ़त के साथ 1,12,600 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ये जानकारी ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन ने दी। पीटीआई की खबर के मुताबिक सोने की कीमतों में 2025 में 43% से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। इस साल की शुरुआत में 31 दिसंबर 2024 को सोने का भाव 78,950 प्रति 10 ग्राम था। तब से अब तक सोने की कीमतों में 34,150 या 43% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। दोस्तों, ऐसे में सवाल यह है कि इस साल सोना क्यों महंगा हुआ, तो आपको बता दें, महंगाई की बढ़ती चिंताएं, सरकारी कर्ज में इजाफा, अमेरिकी आर्थिक वृद्धि में मंदी जैसे जोखिमों के चलते सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों आगे आने वाले समय में भी सोने के दाम बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। इसी बीच ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने निकला सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।